नमस्ते विद्यार्थियों। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इसके ठीक पहले वाले पार्ट में हमने देखा था और अब हम देखते हैं उसके डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। माय सेल्फ गोकुल राम निषाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर में यूनिट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। उसमें हम पढ़ रहे हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो है वो चारों प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और इस वजह से इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस भी सबसे ज्यादा रहता है। इसका फार्मूला RCOCA, चूंकि ये एसिड से बना हुआ है इसलिए एसिड है, और इसमें क्लोराइड है इसलिए इसका एसिड क्लोराइड है। क्लोराइड बाकी दो और हैलोजन की तुलना में सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, इसलिए RCOCA हम पढ़ रहे हैं। एसिड ब्रोमाइड और एसिड आयोडाइड जो है हम सिलेबस में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका जो जनरल नेम होता है वो सामान्य होता है, आप जानते हैं। जैसे एसिटिक एसिड से बना होगा तो एसिटिल क्लोराइड कहलाएगा, एसिटिक अम्ल होगा तो प्रोपेनोइक अम्ल से बना होता है तो प्रोपेनोइड क्लोराइड कहलाता है, फार्मिक अम्ल से बना होता तो फार्मिक क्लोराइड कहलाता। ये इसका जनरल नाम है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसको एल्केनोइल क्लोराइड कहा जाता है। एल्केनोइल क्लोराइड का मतलब ये है कि जितना कार्बन होगा उतना उसमें एल्केन वाला वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें हाइड्रोजन की जगह R की जगह में केवल H होता तो एक ही कार्बन होता, उस समय उसे मेथेनोइल क्लोराइड कहा जाता। क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल से बना हुआ अगला एग्जांपल जो है जिसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। अगर इसमें 3 कार्बन होता इसी ग्रुप में तो ये प्रोपेनोइल क्लोराइड कहलाता। ये इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। अगला आता है इसका प्रिपरेशन। बनाने के लिए तो बहुत सारे मेथड है लेकिन हम कुछ विशेष मेथड पर काम करेंगे। PCl3 और PCl5 रिएक्शन जो है वो अम्ल का इस कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है बनाने के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ या PCl3 के साथ होगा तब भी क्या बनेगा आपका एसिड क्लोराइड बनेगा। लेकिन सबसे कॉमन जो यूज होता है, सबसे मोस्ट यूजफुल जो होता है वो है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है इसको। थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगा तो उसमें से SO2 और HCl प्राप्त होगा बाय प्रोडक्ट के रूप में और आपको एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ये सबसे यूजफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस फॉर्म में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी और HCl भी, और ये आसानी से जो है वो प्रोडक्ट को, मेन प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है। इसलिए आपको जो मिलेगा कंपाउंड उसकी प्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बनाने के मेथड में सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो है SOCl2 के साथ होने वाला रिएक्शन। इसके अलावा PCl3 और PCl5 के साथ भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला आता है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ये तीखा, तीव्र गंधयुक्त वाला लिक्विड होता है। ये क्योंकि इसमें HCl से बना हुआ है या क्लोराइड होने की वजह से इसका जो तीक्ष्ण गंध रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, तेज होता है। और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट तेजी से बढ़ेगा तो ये लिक्विड से किधर जाएगा, सॉलिड की तरफ जाता है। याद रखना ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके बेसिक सोर्स जो एसिड होता है उससे कम होता है। कारण ये होता है क्योंकि इसके बेसिक जो एसिड रहता है जिससे ये बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन होने की वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगा और इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। एसिड क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाने के कारण इसका कंपैरिजन अगर आप इसके एसिटिक एसिड से करेंगे तो एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी तुलना में, एथेनोइल क्लोराइड की तुलना में या एसिटिल क्लोराइड की तुलना में उसका ज्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। रीजन आपको मैंने बता दिया। इसके साथ ही अगर आप इसका एस्टिमेशन करना चाहते हैं, इसको अलग से प्राप्त करना चाहते हैं और आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये ही एसिटिल क्लोराइड है तो इसके लिए आप दो अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। पहला एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, जिसका जो रेंज होता है वो 100 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच का होता है। इसमें हमें प्राप्त जो होता है वो है 235 नैनोमीटर में आपको प्राप्त होगा। इसका लैम्डा मैक्स जो रहेगा वो अधिकतम जितने पे वो एब्जॉर्ब करेगा, लैम्डा मैक्स इसका एब्जॉर्बेंस मिलेगा किसका, एसिटिल क्लोराइड का। और IR अगर आप देखेंगे इसका बैंड, इंफ्रारेड सा रक्त बैंड देखेंगे तो दो अलग अलग बैंड प्राप्त होगा। पहला बैंड C डबल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच स्ट्रेचिंग बैंड जो मिलेगा आपको वो ऑलमोस्ट 1800 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा, और कार्बन और क्लोराइड के बीच जो बनने वाला है वो 600 टू 800 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा इसलिए मिलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगला चर्चा करते हैं, अगला केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम ये पहले समझते हैं कि ये केमिकल प्रॉपर्टी किस आधार पे ज्यादातर आसानी से देगा। तो आप जानते हैं
आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का आपको पोलराइजेशन समझना है। आपको जानना है कि पोलराइज होगा तभी आसानी से क्या करेगा, क्रिया कर पाएगा। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन और क्लोरीन में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है। इसलिए शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कौन आकर्षित करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप ये जानते हैं कि इसकी क्रियाशीलता इसी आधार पर निर्भर करेगा कि कितनी आसानी से क्लोराइड को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसमें जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जैसे ही कोई सामने ग्रुप आएगा जो क्लोरीन से ज्यादा क्या रहेगा, रिच रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, तो इसे क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, और आसानी से किसे बाइंड कर लेगा, कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो आपको पूरे रिएक्शन में अधिकतर जगह आपको इस ग्रुप में Cl ही सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, Cl को ही हटाएगा, कोई हटाएगा तो, वरना C और O डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच रहेगा। तो इसमें क्लोरीन के आने से इसकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जो पोलराइजेशन इसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। क्लोरीन की जगह अगर कोई R होता तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती, थोड़ी सी कम होती। अगला आता है इसमें एसिलेशन और एल्किलेशन, एसिलीकरण और एल्किलीकरण। एसिलीकरण और एल्किलीकरण में यह अभिक्रिया है, दोनों अभिक्रिया में आपको ये बताना होता है कि कौन सी अभिक्रिया बहुत आसानी से और जल्दी देगी, और साथ में उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो एल्किलेशन पहले समझ लेते हैं। एल्किलेशन मतलब जो एल्किल हैलाइड में होने वाला जो रिएक्शन होता है वो एल्किलेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, जिसमें CH3 एल्किल पार्ट या R पार्ट जो है वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एल्किलेशन प्रोसेस होने वाला है, एल्किलेशन है, मान के चलिए आप मेथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, CH3Cl के साथ। तो CH3Cl, Cl उसका कौन सा पार्ट है, Z है, और कार्बन के साथ 3 और अलग अलग बाइंड है। अब बाहर से जो आएगा जो न्यूक्लियोफाइल, इसमें होने वाला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो SN2 है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बायोमोलिकुलर मतलब दो अणु पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन में अटैच होगा, पहले तो जुड़ेगा, तो इंटरमीडिएट जो बनाएगा वो पेंटावैलेंट होता है। एक तो पहला उसका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, रीजन ये है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी पहले से कंप्लीट है, पूरा सेटिस्फाइड है, और एक ऑलरेडी पहले से Z जो है मतलब एक और इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है। तो न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, हाई टेम्परेचर में इसके साथ रिएक्शन करेगा, और बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट मतलब पंचसंयोजी होता है। आपको पता होगा कि कार्बन में बनने वाला जो पेंटावैलेंट होगा कार्बन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये अनस्टेबल होने की वजह से बहुत जल्दी ये टेट्रावैलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और Z को क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा वो रिप्लेस करेगा और ये कंपाउंड बनेगा। तो इसका जो इंटरमीडिएट होता है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं कहलाते, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा आपको, ये एल्किलेशन है। दूसरा कहलाएगा आपका एसिलेशन, मतलब हम ही होने वाला RC डबल बॉन्ड O में होने वाला, एसिल ग्रुप में होने वाला जो रिएक्शन होता है वो कहलाएगा आपका एसिलेशन रिएक्शन। तो एसिलेशन में हम इसी ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O और कौन सा Z मतलब हमने मान लिया कि वो क्लोरीन है, क्लोराइड है, और कोई न्यूक्लियोफाइल उसके साथ रिएक्शन करने वाला है। अभी कार्बन जो है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है, मतलब अनसैचुरेटेड होने की वजह से थोड़ा सा कैसा रहेगा, रिएक्टिव है। और रिएक्टिव होने का कारण ये है कि वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए वो अपना जो डबल बॉन्ड है उसे क्या करेगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना आसानी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा जोन होता है जहां पे आसानी से जुड़ सकता है, इसलिए इसका अटैचमेंट बहुत इजी होता है एज कंपैरिजन एल्किलेशन के। और जो आपको बाय इंटरमीडिएट जो मिलेगा, जो अटैच होने के बाद ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, टेट्रावैलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये टेट्रावैलेंट का इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल होता है, इसलिए जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको बहुत अधिक मात्रा में और अधिक स्थायी वाला प्रोडक्ट मिलता है। ये कंपैरिजन था एसिलेशन और एल्किलेशन का। अगला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में 3-4 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे और केमिकल प्रॉपर्टी दिए गए हैं, हम कुछ बेसिक पर चर्चा करते हैं। एक दिया गया हाइड्रोलाइसिस, आपको पता होगा जल अपघटन की अभिक्रिया, इसमें थोड़ी मात्रा में आप वाटर में थोड़े एसिड या बेस मिलाएंगे तो ये आसानी से हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करेगा और अपना पैरेंट जिस कंपाउंड से बना हुआ है, जैसे एसिड से बना हुआ है तो क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्शन करेगा, HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। दूसरा कहना है कि आपका रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का OC2H5 पार्ट में से हाइड्रोजन और
RCOCl में से हाइड्रोजन HCl बन के बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका एस्टर। इसलिए आप ये मान सकते हैं ये एस्टरिफिकेशन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन प्रोडक्ट था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में से एसिड से आप एस्टर बना सकते हैं, मतलब एक और डेरिवेटिव आप बना सकते हैं किसकी मदद से, एसिड क्लोराइड की मदद से। अगला आता है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया या एमीन के कोई भी और जो उसका डेरिवेटिव है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी किसी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे आपको जो मिलेगा एमाइड ग्रुप, एक और ग्रुप मिल रहा है आपको। 4 में से एक ग्रुप आपको आसानी से मिल गया, ये कौन सा वाला एस्टर आपको मिल गया, और दूसरा साथ में आपको क्या मिल गया एमाइड। इसमें से अमोनिया में से H पार्ट और हाइड्रोजन जो है HCl बनाकर बाय प्रोडक्ट रूप में बाहर निकलेगा। हर बार आप देख रहे हैं क्लोरीन बाहर निकल रहा है बिकॉज द क्लोराइड इज हायर पॉजिटिविटी ग्रुप विथ अटैच्ड टू कार्बन प्लस। इसके साथ जुड़ने के कारण क्लोरीन आसानी से क्या करता है रिलीज हो जाता है, तो इसलिए NH2 जुड़ेगा और क्या बनाएगा एमाइड। एक और डेरिवेटिव जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वो भी आप एसिड क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हैं। और एक रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक है RNGX रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में RNGX होता है, R एल्काइल ग्रुप होने की वजह से डायरेक्ट कार्बन से अटैच होगा, किसको हटाएगा हाइड्रोजन को। इस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में रहेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा MgX साथ जुड़ जाएगा और आपको प्राप्त होगा कीटोन। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक रिएक्शन है इसमें जो आता है वो अंडर आइंस्टीन सिंथेसिस है, जिसके मेथड से जिस मेथड से ये आप एसिड क्लोराइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने और सुना होगा रोजेनमुंड रिडक्शन अभिक्रिया, जिसमें ROCl का रिएक्शन करते हैं पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट के साथ और प्रोडक्ट बनाते हैं एल्डिहाइड। इसका मतलब यह हुआ कि एसिड क्लोराइड का बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनने में एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, साथ में एस्टर बनाने में, एमाइड बनाने में, कीटोन बनाने में, एल्डिहाइड बनाने में, लगभग बहुत सारे और अदर केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है एसिड क्लोराइड का यूज किया जाता है। ये एसिड क्लोराइड रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड और कोई नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस नहीं है, हम इसमें से इतना ही हिस्सा स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू।